बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने पर तुर्किया और ईरान का शुक्रिया अदा किया, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने कहा कि ग्रेटर इसराइल मनसूबा नाकाबिल कबूल और अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मनसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। दूसरी जानिब भारत ने 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान से दूसरी बार राब्ता करके मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह भी किया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, OIC के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार साहब की जानिब से कहा गया कि ग्रेटर इसराइल मनसूबा जो था नाकाबिल कबूल और अमन के लिए खतरा है और पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल के मनसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। नहीं, सारे मुल्कों ने OIC के जो नामी है उन्होंने सब ने इसको मुस्तरद किया है। और गज़ा पे हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन शुरू हम उसी तरह से जैसे रोज़ स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू, हम यूक्रेन से करेंगे क्योंकि और फिर हम गज़ा पे आते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक जो इनके फॉर्मर आर्मी चीफ ज़ेलुनज़िनी, वैलेराई ज़ेलुनज़िनी, अगर मैं उनको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वैलेराई ज़ेलुनज़िनी, ये जो है ये यूक्रेन के साबिक फ़ौज के सरबराह, और इनको 2024 में अपने ओहदे से हटा दिया था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। इनका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये जो है ये इनको हटा दिया गया और बड़ी कुछ नामुनासिब अंदाज में इनको हटाया। इस तरह से हटाया जिस तरह से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को हटाना नहीं चाहिए था, अपने फ़ौज के सरबराह को, जो कि जब यूक्रेन और रशिया की जंग स्टार्ट हुई है तो ये उस वक्त यूक्रेन के आर्मी चीफ थे। इनको बहरहाल अपने ओहदे से हटा दिया, और अपने ओहदे से हटाने के बाद जो है इनको बरतानिया में यूक्रेन का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया जी। अच्छा, बरतानिया जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह इस हवाले से कि बरतानिया जो है वो यूक्रेन का हामी है। बहरहाल इन्होंने फ़ौज के सरबराह को हटाया और उसके बाद उनको लंदन के सफारत खाने में भेज दिया। अब जनाब, आज ये दो पिछले 24 घंटों में कुछ दो नई खबरें सामने आई। एक तो ये हुआ है कि NBC जो उनका टीवी स्टेशन है, 2-3 टीवी चैनल्स का वो लाइसेंस कैंसिल करने का भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। NBC, ABC, ये 2-3 नेटवर्क्स का वो देते हैं, अमेरिका में क्या सूरत हाल होती है। लेकिन यह है कि वो बहरहाल ये हुआ कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जाई लेवरोव, उन्होंने NBC को इंटरव्यू दिया। बड़ा रेयर इंटरव्यू है। सही। अच्छा, वो जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन में जो इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, वो डिफेक्टो रूलर है, डिफेक्टो, और उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पिछले साल उनकी सदारत ख़त्म हो गई थी, और हम कोई लॉन्ग टर्म मुआहदा उनसे करेंगे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी कोई, तो हम डिफेक्टो लीडर हैं। अगर कोई बहुत ठोस उनकी तरफ से कोई तजावीज़ पेश होती हैं अमन के लिए तो हो सकता है हम मिल लें उनसे, लेकिन उनकी कानूनी हैसियत नहीं है। ये रशिया की तरफ से बात की गई, और ये जो बात है इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि फरवरी में जब प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से फरवरी में, तो उस वक्त अगर हम दोबारा चले जाएं फरवरी में, और ये हम थर्ड उनका उस वक्त का सोशल ट्रुथ मैसेज देखें, तो वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप याद कर रहे हैं। ये अभी फरवरी जब वो मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा तल्ख मीटिंग हो गई थी, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मैसेज डाला था उसको ज़रा एक दफ़ा हम नज़र डालते हैं दोबारा। थर्ड, वो कहते हैं, थिंक ऑफ इट, a modestly successful comedian। जी, ठीक है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war
that couldn't be won. That never had to start, but a war that he without the US and Trump will never be able to settle. ये तो बात हो गई. अच्छा, फिर उसके बाद वो स्लीपी जो बाइडेन की बात वो करते हैं, इक्वलाइजेशन और ये सारा. अच्छा, अब ये आप देखें, ऑन द टॉप ऑफ हिज दिस ज़ेलेंस्की एडमिट्स that half of the money we sent him is missing. अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप का वो जहन रखें कि वो किस तरह से उन्होंने याद किया उस वक्त ज़ेलेंस्की को. He refuses to have elections, is very low in Ukrainian polls, and the only thing he is good at was playing Biden like a fiddle. आगे जुमला सुने. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he is not going to have a country left. मुल्क भी नहीं बचेगा. क्या? डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस. अब इस लफ्ज को ध्यान में रखें. प्रेसिडेंट ट्रंप लिख रहे हैं अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस, ज़ेलेंस्की बेटर मूव फास्ट और ही इज नॉट गोइंग टू हैव अ कंट्री लेफ्ट. In the meantime, we are successfully negotiating an end to the war with Russia. Sometimes all admit only Trump and Trump administration can do. अच्छा, ये किसी ने नहीं किया. ज़ेलेंस्की टेरिबल जॉब इज कंट्री शैटर्ड. लेकिन ये ध्यान में रखें जुमला अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस, और उससे पहले वो कह रहे हैं ही रिफ्यूजेस टू हैव इलेक्शंस इज वेरी लो इन यूक्रेनियन पोल्स. अब फरवरी के बाद आगे आ जाएं आप अगस्त में. अलास्का मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया सारा, और अब लेवरोव कह रहे हैं कि उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, तो हम उसके साथ डील कैसे करें, मुआहदा. ये वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको कह दिया था डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस, वो बात जो है वो अब जो है वो रशिया की तरफ से सामने आ रही है. और रशिया कह रहा है कि वो तो डिक्टेटर जो है, ये मैं न्यूयॉर्क पोस्ट कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 4th, ठीक है ना, आज की जो न्यूज़ में स्टार्ट यहाँ से करते हैं. रशिया टॉप डिप्लोमेट सेज कि ज़ेलेंस्की कांट साइन यूक्रेन्स वॉर पीस डील बिकॉज ही इज इलिजिटिमेट. यानी वही बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में लिखी थी, डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस, उस बात को अब यहाँ पे ये जो है ये एंडोर्स कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे जो है वो कोट कर दिए न्यूयॉर्क पोस्ट. अच्छा, इसी को फिर जो यूक्रेन का कीव इंडिपेंडेंट है, उसी ने फिर इसी इंटरव्यू को उठाया. ज़ेलेंस्की डजंट हैव legitimacy to sign a peace deal, Russia's top diplomat claims. ठीक है, तो ये तो हो गई. और फिर उसके बाद आरटी, ज़ेलेंस्की कांट साइन पीस डील. अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अब उस बंदे पे आ जाएं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जो कि आर्मी चीफ था, जिसको हटा के उनको बरतानिया में सफीर भेज दिया. अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप मिल रहे थे, अब आज एक बहुत बड़ी स्टोरी सामने आई है, और वो स्टोरी ये है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप मिल रहे थे ज़ेलेंस्की से, और ज़ेलेंस्की से ये मीटिंग ख़राब हो गई, तो एक शख्सियत वहाँ पे मौजूद थी जिसने बहुत सख्त तंज किया. और अगर आप वो मीटिंग लोगों को याद हो जिसमें ज़ेलेंस्की बैठे हुए हैं, वो एक तमाशा सा बन गया वहाँ पे. ज़ेलेंस्की की अच्छी खासी बेइज्जती हुई वहाँ पे वाइट हाउस में. तो वहाँ पर आप देखें तो एक शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीछे हट के उनसे कहा था कि आप बात करें इनसे. वो थे जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने उस वक्त अच्छा खासा रगड़ा लगा दिया था. अगर लोगों को याद हो, उस वो मीटिंग याद हो जिसमें यूनिफॉर्म की बात हो रही थी और बड़ा ज़ेलेंस्की की अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी. ये नहीं, इससे पुरानी मीटिंग जिसमें वो पुराना यूनिफॉर्म पहन के गए थे. अच्छा, तो जो उस मीटिंग में ये था कि जो अच्छा, अब उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में ये हुआ कि ज़ेलेंस्की की अच्छी खासी बेइज्जती हुई. ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी वाली मीटिंग की. हमारी प्रोडक्शन टीम अगर दिखा सके, फरवरी की मीटिंग की बात हो रही है जिसमें वो उनके यूनिफॉर्म पे तंज हुआ था और काफ़ी ख़राब हुई थी. अच्छा, अब इसमें जो है वो ये जो उस दिन या उसके आगे पीछे एक और काम हुआ जिसकी खबर अब सामने आ रही है, और वो ये है कि लंदन में जो यूक्रेन के एम्बेसडर, जो कि साबिक उनके फ़ौज के सरबराह, यानी जिनका मैंने भी नाम लिया, वेरेनाई
नाई करके, या जो भी उनका नाम, डोंट नो कैसे मैं प्रोनाउंस करूँ, लेकिन ये है कि उनका नाम जो है वो उनको अपॉइंट वहाँ पे कर दिया गया। उनसे जेडी वेंस की टीम ने रब्ता किया। सही। जेडी वेंस की टीम ने उनसे रब्ता किया जी। और बहुत से और कारोबारी लोग भी उनके पास पहुंचे यूक्रेन के, और आम शख्सियात भी उनके पास पहुंची और उनको कायल करने की कोशिश की कि अब ज़ेलेंस्की का साथ छोड़ के बगावत कर दो, ज़ेलेंस्की का तख्ता उलट दो और अगली सदारत का ऐलान कर दो। उन्होंने जेडी वेंस की या इन सारी कारोबारी शख्सियात की बात सुनने से इनकार कर दिया, कॉल रिसीव नहीं की, और वो बदस्तूर ज़ेलेंस्की के वफादार रहे। अच्छा, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ज़ेलेंस्की ने उनको बेइज्जत करके फौज की उससे हटाया, बरतानिया भेज दिया एज एन एम्बेसडर। जेडी वेंस ने उनसे रब्ता किया, जेडी वेंस की टीम ने, और बाकी लोगों ने भी, और कुछ शख्सियात और भी गईं, लेकिन उन्होंने जेडी वेंस और बाकी लोगों की बात सुनने से इनकार कर दिया और मुकम्मल तौर पे वो लॉयल रहे ज़ेलेंस्की के साथ, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत और बढ़ गई यूक्रेन में। और वो मजीद, क्योंकि ऐसी जो शख्सियात जिनकी लॉयल्टी हो, यानी जो मतलब जिसने बनाया उसने हटा दिया, तो खैर है, ये नहीं कि उसके खिलाफ उधर से लाइन आई तो अब जनाब उसकी, अभी बड़ी बात है कि जनाब उसकी लॉयल्टी जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी इसी दौरान ये हुआ कि एक शख्सियत जो है, जो एंद्राई यरमेक, जो कि ज़ेलेंस्की के बड़े बड़े करीब उनके रहने वाली शख्सियत, वो उनसे राब्ते में रही। अच्छा, ये भी आयरन मैन और ये भी बड़े एक वहाँ के ज़बरदस्त, यानी आप समझ लें कि ये इनको भी तमाम यूरोप में, अमेरिका की में इनकी भी बड़ी रूट्स हैं, और ये उस बंदे से राब्ते में रहे, यानी यूक्रेन में जो सफ़ीर थे ये उनसे राब्ते में रहे, और इन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की आपको वापस यूक्रेन बुलाना चाह रहा है और वहाँ पे कोई अहम ओहदा देना चाह रहा है। ज़ेलेंस्की से गलती हुई है, उसने आपको इस तरह हटाया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को फीलिंग होनी शुरू हो गई कि ये बंदा जो है कहीं मेरे मद्दे मुकाबला खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की को आप कहें कि मैं ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ भी नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता, मैं यहीं पे हूँ और यहीं पे मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, और जो ज़ेलेंस्की की पॉलिसीज़ हैं उसी को मैं कैरी कर रहा हूँ। अब मकबूलियत और अरूज पे चली गई, ठीक है ना, कि अमेरिका को भी वो कह रहा है और ज़ेलेंस्की भी कह रहा है कि नहीं, जो होना था बस हुआ, मैं अपने मुल्क का वफादार हूँ। अब वो शूट कर गई मकबूलियत। अब जनाब इस स्टोरी को आज जनाब गार्डियन बयान कर रहा है। गार्डियन की ये बड़ी मेन स्टोरी है। फर्स्ट, जनरल एनवॉय फ्यूचर यूक्रेन प्रेसिडेंट वेलेनाई ज़ेलेंस्की लंदन वेटिंग गेम, वो लंदन में वेट कर रहा है एज अ फ्यूचर प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये डिटेल में जो है ये एक पूरा इसके बारे में, इनके बारे में कि ये जनरल भी रहे और एनवॉय भी रहे और फ्यूचर प्रेसिडेंट, और फिर उनकी खूबियों में से एक खूबी ये है कि उन्होंने जो है वो जिसको कीव इंडिपेंडेंट कॉल कर रहा है, यानी जो यूक्रेन का मीडिया इनकी फेवर, इसी रिपोर्ट से, गार्डियन की रिपोर्ट से एक सबसे इंपॉर्टेंट जुमला उठा के वो यूक्रेन में चल पड़ा है, और वो है 7th कि ये जो इनके आर्मी चीफ थे, डिक्लाइन कॉल फ्रॉम वेंस डेज आफ्टर ओवल ऑफिस क्लैश, यानी उन्होंने जेडी वेंस की बात नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने काम पे एम्बेसडर ही रहूँगा, और मैं जो हूँ यहाँ पे मैं काम मैं ये नहीं कि मैं अपने मुल्क के साथ आपके साथ मिल जाऊँ जाके। तो तलाश जारी है कि अगला सदर यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो अभी नहीं सर पे खड़ा, लेकिन ये है कि अब इसके बाद वो एक प्रेशर और बन गया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पे कि वो अमन की जो है वो पहले डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस कह चुके हैं ट्रंप, उसके बाद ये लेवरॉव ने कह दिया कि अमन पीस टॉक्स तो हो नहीं सकती, और साथ ही ये कि वो एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने जेडी वेंस को उस वक्त
जेडी वेंस कह रहे हैं कि खड़े रब्ता किया तो इसी को खबर को उठा के यूक्रेन में चल पड़ा है मीडिया में कि ऐसा बंदा भी हो सकता है भाई कोई। एक हमारा जेलेंस्की है जो जाके बिल्कुल ठुस हो गया, और एक बंदा ऐसा है जो कि जेडी वेंस की टीम जिसको कह रही है कि तुम अगले से, तो वो अमेरिकन भी ऐसे तगड़े लोगों को पसंद करते हैं, ट्रंप पसंद करते हैं खासतौर स्ट्रॉन्ग मैन। अच्छा अब जनाब, तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, हम ज़रा ये रशिया को देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने अलास्का समिट के हवाले से, अलास्का में जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसमें बहुत से अपने जो करीबी इत्तेहादी थे उनको इत्तेमाद में लिया। डिटेल शी जिनपिंग को यकीनन लिया होगा, उनकी अभी तक लेकिन कॉल सामने नहीं आई। नॉर्थ कोरिया को उन्होंने लिया, उन्होंने, लेकिन एक शख्सियत को उन्होंने खसूसी तौर पे कॉल करके अलास्का समिट में जो ट्रंप से बात हुई है उस पर इत्तेमाद में लिया। अच्छा, ये जो शख्सियत है, अब आप सोचें कि कौन सी शख्सियत ऐसी है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फोन करके, सॉरी प्रेसिडेंट पुतिन फोन कर रहे हैं, और फोन करने के बाद उनको बता रहे हैं कि जनाब मेरी ट्रंप से क्या बात हुई थी। पुतिन बता रहे हैं उनको कि मेरी ट्रंप से क्या बात हुई, डिटेल गुफ्तगू हो रही है, और वो हो रही है ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से। 10th तास न्यूज़। यानी अब आप ये देखें कि ट्रंप जिसने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया ना 120 या पता नहीं 100 कितने जहाज़ों से, उस ईरान के सदर से पुतिन ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, ये तास और फिर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी। यानी ये आप सोचेंगे कि ये किस तरह की इस वक्त दुनिया में किस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है, किस किस्म की बात हो रही है वो। और पुतिन उनको बता रहे हैं ईरान को कि मेरी ये डिटेल डिस्कशन हुआ, और फिर उनके बाद दोनों तरफ की न्यूज़ एजेंसीज इसको डिस्कस कर रही हैं। अच्छा, ये जो है ये यानी थोड़ी सी ज़रा एक कंफ्यूजिंग सी लगेगी ना बात कि ईरान तो, और ये ताज भी कर रहा है 10th, अगर हम देखें ताज भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं कि वो कंप्लीट गुफ्तगू जो है वो डिस्कस की अलास्का समिट। यानी पुतिन ब्रीफ्स ईरानी ब्रीफ्स ईरानियन प्रेसिडेंट ऑन अलास्का समिट। अच्छा, अब एक तो ये हो गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। उसके साथ ही दूसरी जो बात है वो, इसी को अगर हम मिला के आगे चलें इसी बात को, तो वो इंडिया से है। 2-3 बातें ऐसी हैं जो बड़ी यानी अगले 48 घंटों में 27 अगस्त, आज 25 है, 25 ख़त्म हो रही है, 27 अगस्त से 50% टैरिफ आ जाएगा इंडिया पे। 50%, 25 और 50% टैरिफ इंडिया पे आ जाएगा। और इंडिया फेल हो गया है अमेरिका को इंगेज करने में, किसी किस्म की बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कुछ टोटल फेलियर ऑफ मोदी जीज डिप्लोमेटिक पॉलिसी। नॉट अ फेलियर, डिजास्टरस पॉलिसी। यानी अब मैं आपको बताता हूं मैं क्यों ये इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। इंडिया ने 48 घंटे पहले खबर आ रही है कि एक दूसरी लॉबिंग फर्म हायर की है। यानी अमेरिका में एक उनकी लॉबिंग फर्म पहले थी, ठीक है, और वो जो उनकी लॉबिंग फर्म थी उसको जेसन मिलर वहां पे देख रहे थे, और जेसन मिलर को उन्होंने 1.8 मिलियन दिए थे वहां पे। अब जनाब वहां पर दूसरी लॉबिंग फर्म हायर हो रही है $75,000, जिसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने दिए जाएंगे। और इसमें कोई उनके ट्रंप के करीब के मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस की वो जो सूजी विल्स हैं वो भी शायद उसमें बताया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये है जनाब मरकरी, ये हाई स्टेक पब्लिक अफेयर्स फर्म है, 17th मरकरी, ठीक है ना, इसका नाम है मरकरी। और ये अगर हम इसके उस पर चले जाएं, हाई स्टेक्स पब्लिक अफेयर्स फर्म है ये, और उसमें जो है ये इन्होंने उसको हायर कर लिया है।
दूसरी फर्म हायर कर ली है क्योंकि टैरिफ का मसला। अच्छा, अब ये बड़ी एक अजीब होगा। तो ब्लूमबर्ग को अगर हम देखें तो ये स्टोरी जो है ये ब्लूमबर्ग किस तरह से लिख रहा है, यानी ब्लूमबर्ग ने इसी स्टोरी को जो इसका जो इंडिया हायर्स यूएस लॉबिंग फर्म विद ट्रम्प टाइज एज टैरिफ लूम, यानी सिर्फ जो है वो चंद घंटे पहले बिफोर, यानी 27 से लॉन्च होना है। एम्बेसी 75,000 मरकरी जो पब्लिक अफेयर्स कमेटी को देगी गवर्नमेंट रिलेशंस बेहतर करें 18 अगस्त की फाइलिंग के मुताबिक। एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन इसमें जो इशू देखें ये है वो ठीक है तो हायर कर एनडीटीवी, अब तो निकल गया एनडीटीवी 16th इंडिया हायर्ड सेकंड लॉबिंग फर्म 16th इन यूएस बिफोर ट्रम्प्स रशियन ऑयल टैरिफ किक्स इन। तो ये जो है ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस 20th इंडिया स्टेप्स अप लॉबिंग इन वॉशिंगटन विद मर्करी हायर एज फर्स्ट डील विद मिलर फर्म्स बैकफायर। मतलब ये जो है ना ये कुछ इकोनॉमिक टाइम्स 23 अगस्त 27 काउंटडाउन बिगिंस विल ट्रम्प ड्रॉप द फाइनल 25% टैरिफ बॉम्ब ऑन इंडिया। अब ये जो बात है इसको ये देखें वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। मैंने आपसे बात की ना कि ये जो जयशंकर जी हैं उनको ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हमारे तो पूरी दुनिया अमेरिका में सारे फर्म ज़ाहिर करते हैं वो अमेरिका इशू नहीं, उनका एक कल्चर है जो भी है। मतलब पाकिस्तान और चाइना की बातचीत होनी है तो पाकिस्तान चाइना में रिवाज नहीं है। आप तसव्वुर करेंगे पाकिस्तान चाइना में एक लॉबिंग फर्म हायर करे या टर्किया में करे या तुर्किया में करे या किसी मुल्क में जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, अजरबैजान या सऊदी अरेबिया या बाकी जितने ममालिक हमारे साथ हैं, तो हम डायरेक्ट बातचीत के बजाय अमेरिका का तो कल्चर है ना, आप लॉबिंग फर्म हायर करते हैं वो वहाँ तो एक कारोबार है उनका, उसको छोड़ दें आप। मगर इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया दूसरी फर्म हायर कर रहा है 4 महीने के लिए $75,000 पे कि हमारे सर से टैरिफ हटवा, और 72 घंटे पहले खबर आ रही है या 48 घंटे रह गए शायद। डिजास्टर। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जेडी वेंस ने, अब जेडी वेंस बात कर रहे हैं, अब नायब सदर जो जब ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ मकबूजा कश्मीर में, जिसका कुछ सर पैर पता ही नहीं चला आज तक, और जिसके बाद ये मार्का हक हुआ और सारा, अब वो जो है वो अब जनाब जेडी वेंस फिर मुखातिब हुए, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने ये बात की है। वो ये कहते हैं द हिंदू के मुताबिक, उन्होंने तफसील से बताया है, फिर बताया है। उनका कहना ये है कि रशिया को 13th रशिया को जंग से रोकने का एक ही तरीका है, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, और वो है कि इंडिया पे टैरिफ लगा दिए जाएं। अब ये जेडी वेंस कह रहे हैं, यानी अब रह गए हैं इसमें। अच्छा, ये वो जेडी वेंस हैं जो इंडिया आए हुए थे, जिनकी वाइफ एहलिया उषा जो है बड़ी ज़बरदस्त खातून है और उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से। अच्छा, उसके बाद इसी को बिजनेस टुडे इस तरह कोट कर रहा है कि देखें, बात सुने, बात यह है कि अग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि इंडिया पनिश्ड, अल्फाज बड़े सुने। अच्छा, बिजनेस टुडे, इंडिया पनिश्ड टू स्क्वीज रशिया। इंडिया को सजा इसलिए दे रहे हैं कि रशिया को स्क्वीज करें। ये मुझे कोई सर पैर इस फॉरेन पॉलिसी का अगर बता दें, मैं गुजारिश कर सकते हैं, हम तो देखें गुजारिश कर सकते हैं मोदी जी से हर रोज़ बैठ के कि हमें खुदारा ये फॉरेन पॉलिसी ज़रा बताएं कि। अच्छा, फिर इसी इंटरव्यू में एक और बात भी उन्होंने की जेडी वेंस ने, वो राइटर्स को कोट करता हूँ, वो कहते हैं कि रशिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंसेशंस पीस डील की तरफ 12th। वो रशिया बड़ा ठीक जा रहा है, पीस डील की तरफ मामला को आगे लेके जा रहा है, हम रशिया से ताल्लुकात, लेकिन रशिया पे दबाव के लिए इंडिया को स्क्वीज करना, स्क्वीज भी नहीं, पनिश, अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, पनिश। अब इशू ये है सारा, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो यहाँ पर नए नुमाइंदे आए हैं जो कि भारत में तो नहीं, सफ़ीर हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो जो हैं वो काफ़ी बड़े इलाकों में
जो है वो सफ़ीर हैं, और उनकी नामज़दगी का जो ऐलान है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का, अगर सोशल ट्रूथ हम देखें 4th, अभी 1-2 रोज़ पहले हमने जिक्र किया था, लेकिन आप ज़रा देखें कि उनका जिक्र कैसे हुआ है, जो सरजाई गौर हैं। 4th, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट आई एम प्रोमोटिंग Sergey Gore to our next US Ambassador Republic of India and Special Envoy for South and Central Asian Affairs as Director of Presidential Personnel. Sergey and his team have hired 4000 लोग हायर किए रिकॉर्ड टाइम में, ये सारा कुछ हुआ। मेरा जो है वो ग्रेट फ्रेंड है, मेरे साथ रहा कई सालों तक, कई किताबें उसने शाये की वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की है इनकी, ठीक है। वो करीबी दोस्त हैं उनके, और वो जो है वो सारा उनके साथ रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने इनको भारत का नहीं बल्कि तमाम सेंट्रल और साउथ एशिया का नुमाइंदा खसूसी भी इनको मुकर्रर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो हैं ये तमाम इस रीजन को अगर देखेंगे, तमाम रीजन को, उसमें अफ़गानिस्तान भी है, उसमें सेंट्रल एशिया भी है, उसमें जो है वो इससे पहले जब रिचर्ड हॉलब्रुक को अनाउंस किया था ना 2012 में, तो बड़ा सख्त रिएक्शन आया था इंडिया की तरफ से कि रिचर्ड हॉलब्रुक को आपने कैसे पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, तो फिर एफ पाक करना पड़ा। तो रिचर्ड हॉलब्रुक जो है, आनजहानी रिचर्ड हॉलब्रुक, वो फिर एफ पाक तक महदूद रह गए थे। लेकिन पहले जब ओबामा दौर में उनको अनाउंस किया गया था, ये कहा गया था कि स्पेशल एनवॉय फॉर पाकिस्तान इंडिया, इस तरह करके, तो बड़ा सख्त इंडियन रिएक्शन। अब वो पूरे सेंट्रल और साउथ एशिया के वो देखेंगे, और उनके ऊपर जो है वो अब ये एक नई बहस इंडिया में छिड़ गई है। ये 34th के इंडिया टुडे ने एक मजमून लिखा है, सर्जियो गोर एंड द न्यू US ग्रेट गेम इन एशिया। मतलब इंडिया बिल्कुल खुश नहीं, वो ग्रेट गेम एशिया में शुरू कर दिया है, जिसमें निशाना इंडिया है, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, इंडिया निशाना है। कहीं उस ग्रेट गेम का हिस्सा पाकिस्तान भी है, चाइना के साथ मिलके और रशिया के साथ मिलके और बाकी मुल्कों के साथ मिलके। ये ग्रेट गेम अगेंस्ट इंडिया शुरू हो गया, क्योंकि ये जो एम्बेसडर हैं, ये जो है ये तमाम, अच्छा वो पॉल कपूर कहाँ गए? पॉल कपूर मुझे नहीं पता, एक पॉल कपूर भी है ना असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो अनाउंस हुआ था इससे पहले, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे साउथ एशियन अफेयर्स के। तो ये, लेकिन चूंकि ये उनके ज़ाती दोस्त हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो ये सेंट्रल एशिया तक इनका रोल है। तो अब इंडिया में ये सिलसिला शुरू हो गया है कि भाई ये जो हैं ये हमारे, ये तो पूरे रीजन को देखेंगे, इस पूरे रीजन की पॉलिसी को देखेंगे, तो मतलब है कि फिर डॉक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से फिर तूफानी बारिशों का इम्कान है, अर्बन फ्लडिंग और अल्लाह ताला खैर करे। फिर दोबारा बारिशें शुरू होने जा रही हैं, और मैं इससे गज़ा में आज बड़ी अजीब सूरत हाल, और जद्दा में भी जो इजलास हुआ है, उससे पहले मैं इसको, इस रीजन को ज़रा कंक्लूड करूँ, क्योंकि देखें 27 तारीख से तो ये टैरिफ्स आ रहे हैं। दूसरी फर्म आज हायर हुई है, और JD Vance जो है वो कह रहे हैं कि रशिया से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये है कि हम जो है वो इंडिया को पनिश करने जा रहे हैं। और अगले जो एम्बेसडर हैं वो रीजन के एम्बेसडर हैं, वो इंडिया में होंगे लेकिन पूरे रीजन को देखेंगे। और उसके साथ जो है वो पॉल कपूर हैं, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं लेकिन साउथ एशिया के हैं, ये उनके फ्रेंड हैं, लेकिन ये सेंट्रल एशिया, कंप्लीट सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को ये ओवरसी करेंगे। अच्छा, अब जो है वो इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रॉयटर्स ने आज एक बड़ी लंबी तवील रिपोर्ट 24th कि चाइनाज न्यू मेगा डैम ट्रिगर्स फियर ऑफ वाटर वॉर इन इंडिया, एक तवील उनकी रिपोर्ट आज रॉयटर्स ने शाये की है। सही। अच्छा, इसके ऊपर हम पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि उनका एक ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मेगा डैम चाइना बना रहा है 170 बिलियन डॉलर्स की लागत से। और ये जो है ये अगर हम इसमें मैप में देखें तो ये यारलुंग ज़ेम्बो रिवर आगे जाके बिल्कुल टर्न होता है
और जब ये मैप में हम देखें, ये आगे जाके जब बिल्कुल ये टर्न होता है तो ये टर्न होके ब्रह्मपुत्र, इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और उस जंक्शन पे, वो जो जंक्शन है वो चाइना में है, तो वहाँ पे, और जो अरुणाचल प्रदेश बाय द वे, उनको ये जो 5 फिंगर्स हैं, चेयरमैन माओ जिनको पाम और 5 फिंगर्स, उसमें से एक अरुणाचल प्रदेश है जिनको चाइना अपना हिस्सा कहता है। तो ये वहाँ से ब्रह्मपुत्रा से दाखिल होने के बाद फिर ये भारत में जब आता है तो ब्रह्मपुत्रा, और उसके बाद ये फिर बांग्लादेश में जाता है। तो बांग्लादेश में जब आगे जाता है तो इन मुल्कों के साथ तो उनके जो है डायलॉग बड़े अच्छे हो रहे हैं चाइना के, और वो साथ इशू है भारत का। अच्छा, यहाँ ये ज़हन में रखें कि अब एक तो राइटर्स की रिपोर्ट आ गई ना, वो तो बात हो गई, लेकिन जो ANI, इसको कितना इम्पोर्टेंस है भारत के नज़दीक में। ANI उनकी न्यूज़ एजेंसी कोट कर रहा हूँ 26 के अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, उन्होंने 26 ये इशू चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी रेज़ किया था जब वो इंडिया तशरीफ लाए थे। तो 19 अगस्त को, यानी इंडिया इसको इतना सीरियस लेता है कि ये जो मेगा डैम है, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, जो कि चाइना के अपने दरिया पे है, जो कि यलुंग ज़ेम्बो रिवर है, और उसके ऊपर एक मेगा डैम चाइना बना रहा है। तो उसके ऊपर बहरहाल ये उन्होंने आज एक जो है वो रिपोर्ट दी, और इसी को फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिप्रोड्यूस किया है कि 25 के डिस्पाइट काउंटाइज इंडिया इज रिस्क एज चाइना बिल्ड्स मेगा डैम ओवर ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत। तो ये उनका इलाका है। और फिर उसके बाद NDTV जो है वो ये कह रहा है 27 वी हैव नोटेड आर मॉनिटरिंग इंडिया ऑन चाइनाज ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम। अब इशू ये है कि चाइना जो है उसके साथ एक मामलात हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की दोस्ती हो गई है, ट्रम्प जो है वो शी जिनपिंग से मिलना चाह रहे हैं, और 31 अगस्त से SCO समिट शुरू हो रही है। अभी 27 को टैरिफ और 31 तारीख को SCO समिट, और वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल है कि वहाँ पे जो है सारे आए होंगे, तो कैसे आगे बढ़ना है, क्या मुकम्मल तौर पे लड़ना है, अमेरिका से लड़ना है तो कैसे लड़ना है, चाइना की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, क्योंकि अभी तो डायलॉग, अभी तो एग्रीमेंट हुआ है कि बातचीत शुरू होगी, डैम बंद कर देंगे, बातचीत शुरू होगी, मामलात आगे बढ़ेंगे। और ये जो है ये अब इसको इंडिया में डिस्कशन हो रहा है कि ये ग्रेट गेम अमेरिका ने और बड़ी पावर्स ने शुरू की अगेंस्ट इंडिया जी। उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, सेंट्रल एशिया भी है, अमेरिका भी है, सारी दुनिया है पूरी, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। वो ग्रेटर गेम अगेंस्ट इंडिया शुरू हुआ है, वो डिस्कशन शुरू हो गई है वहाँ पे, डीप कर रही हैं इस वक्त ऐसा जो इंडिया के खिलाफ साजिश कर रही हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये नहीं मानना कि फॉरेन पॉलिसी का डिज़ास्टर है, इसके अलावा हर चीज़ बात करनी है। तो ये मेरा ख्याल है इतना बड़ा मुल्क और ज़बरदस्त उनके लोग हैं, तो वो इसको पूछें उनसे कि ये कैसी फॉरेन पॉलिसी बनी है। आज उनके सियासतदान है, वो कहते हैं कि जी हनुमान जी पहले गए थे, आर्मस्ट्रॉन्ग बाद में गए, चांद पे पहले तो हनुमान जी गए थे। मतलब ये अब मजहबी बात है, मैं इस पर क्या तबसरा करूँ, लेकिन उसके ऊपर एक वो बहस छिड़ी हुई है वहाँ इंडिया में 12। अच्छा जी, मज़ीद शहादतें हुई हैं और हम अपने कोलीग्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। इसमें रॉयटर्स के हुसाम अल मसरी हैं, उसके बाद मोहम्मद सलामा, ये अल जज़ीरा, ये गज़ा में जो आज शहीद किए हैं, एक और शहीद हो गए, तो 5 शहादतें हो गई हैं, 4 की पहले, एक ज़ख्मी थे, 5 हो गए हैं। अच्छा, मरियम जो हैं, मरियम अबू दाका, ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट अरबिक एसोसिएटेड प्रेस कई आउटलेट्स के साथ मुंसलिक रहीं। मुआज़ अबू ताहा जो हैं ये अलगाद TV से थे, उसके बाद मिडल ईस्ट आई के लिए भी कर रहे थे। इसमें रॉयटर्स के ये हुसाम अल मिस्री जो हैं, इनका ताल्लुक़ रॉयटर्स से था, अल जज़ीरा से और एसोसिएटेड प्रेस से भी वाबस्ता हो रहे, उनकी भी जनाब शहादतें हो गई हैं। तो आज 5 शहादतें हुई हैं और कुल जो हैं वो कोई 30 के करीब गज़ा में उस वक्त इसराइल ने आज अटैक किया है। और अगर आप फुटेज देखें तो ये जो हैं ये एक जगह पे काम कर रहे थे और एक इनमें से जो है वो फुटेज बना रहा था उस पर अपने मोबाइल फ़ोन पे, और बाकी एड वर्कर्स थे और बहुत सारी मदद वहाँ हो रही थी। तो ये पैरामेडिक्स भी, बाकी लोग भी उनके कामों को ये शूट कर रहे थे, ये उसमें खातून भी। तो ये फुटेज आप देखें तो यहाँ पे वो अटैक करते हैं, ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ये इमदादी काम हो रहा है।
ये इमदादी काम हो रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और एक इसमें जो है ये अचानक उन्होंने वहाँ पे अटैक किया है, और अटैक के नतीजे में पूरी जो बिल्डिंग है उसको उड़ा दी है। और पहली दफ़ा इसराइल ने माफ़ी मांगी है। इसराइल ने पहली दफ़ा माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई कि हमने इतने सारे लोगों को शहीद कर दिया, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इमदादी काम करने वाले और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, क्योंकि बरतानिया और पूरी दुनिया, अमेरिका की तरफ से, हर तरफ से रिएक्शन आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड इट, जो एक वाहिद इसमें जो चीज़ है वो ये है कि आज जद्दा में इजलास हुआ है, वज़राए ख़ारजा सारे मौजूद थे, और आपस में भी अच्छा OIC का इजलास हुआ है, और उससे पहले एक सेशन जो है वो अलग हुआ है जो कि अरब लीग ममालिक का हुआ है। सारे अरब लीग के ममालिक ज़ाहिर है OIC के मेंबर्स भी हैं, तो अरब लीग का सेशन अलग हुआ है, OIC एक बड़ा सेशन हुआ है, और उसमें जो है वो एक सेशन ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है इसराइल का, उसके ऊपर भी एक गुफ्तगू हुई है, तो सेशंस हुए हैं मुख्तलिफ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो ये है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से इसहाक डार साहब हैं, तो इसहाक डार साहब की सबसे मुलाकातें हुई हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान। लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा की तवील मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब कल से यानी 26 अगस्त से ईरान और EU3 मुल्कों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं जेनीवा में। वो जो न्यूक्लियर के ऊपर जो टॉक्स थी वो कल से दोबारा शुरू हो रही हैं। इनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डेलीगेशन को लीड करेंगे, वहाँ से उनके खुसूसी नुमाइंदे होंगे, यानी न्यूक्लियर पे बातचीत शुरू होने जा रही है कल से स्विट्ज़रलैंड में ईरान की। और यहाँ पर जो है वो तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा भी थे, बाकी सारे शख्सियात भी थी, उन्होंने सब ने ये ग्रेटर इसराइल जो अपनी शुरू में बात की उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सारे मुंतज़िर हैं अब इस बात के कि वहाँ से ऐलान किया, क्योंकि ऐलान जो है वो प्रेसिडेंट हमने कहा कि मैंने करना है, नेतन्याहू की किस्मत का फ़ैसला, इसराइल की किस्मत का फ़ैसला, ये बहुत डिटेल डिस्कशन। आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जब ईरान से बात की है अलास्का पे, तो ये मुल्क सारे कहाँ पे इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी ले गए, और ये सारे जो मुल्क हैं ये अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इसलिए इख्तियार करें। और आने वाले दिनों में देखें, मैंने पहले भी बात की थी कि जो यूक्रेन का मामला है ना, यूक्रेन का, ताइवान का, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। अभी 3 तारीख को बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे तैयारियाँ हो रही है, रिहर्सल्स हो रही हैं चाइना में, क्योंकि 1 तारीख को समिट ख़त्म होगी, 3 तारीख को उन पे वहाँ पे जो है वो SCO समिट के बाद जो है उनका जो है वो विक्ट्री डे है, उस पर जापान की तरफ से बड़ा ये हो रहा है। जापान की तरफ से कई मुल्कों से कहा गया है कि आप यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि जापान को शिकस्त हुई थी ना, तो जापान से कहा गया ना जाएं। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आज मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो देखें क्या अमरात लेकर आते हैं। लेकिन इशू ये है, एक तो ये है कि इंडिया का फॉरेन अमेरिका में दूसरी फर्म को हायर करना टैरिफ के आने से चंद रोज़ पहले, और उसके बाद भी अगर हायर होते हैं तो ये खबर ब्लूमबर्ग ने दे दी, और फिर वहाँ पे तो चाइना में आप जा रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी। और फिर JD वैंस के साथ चाइना क्यों बात करेगा इस पर, क्या करेगा। और फिर बुलिंग वाली बात हुई तो उन्होंने कहा बुलिंग क्या हमें करनी चाहिए, वो जो मैंने कल भी परसों बात की थी, तो एक कन्फ्यूजन है। लेकिन असल बात यह है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, जो फ़लस्तीन का इशू है वो सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, उससे बहुत बढ़ के है। यानी ऐसा नहीं है कि जो वो एक नई फ़लस्तीनी रियासत ने जन्म लेना है, जिसका दारुल खिलाफा मशरिकी यरूशलेम होगा। ये जो है ना, ये एक सेटलमेंट्स को कहाँ फेंकना है, कैसे करना है, कौन सा मुल्क किधर क्या होगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होंगे, नक्शा कैसे बनेगा, ये दोबारा। और इधर से वो जनाब क्लस्टर बम्स के दोबारा वो तैयार बैठे हुए हैं होती, मतलब एक बिल्कुल जो है ना ये पूरा टर्मोइल में चला जाएगा। उसकी वजह ये कि लेबनान फिर अनईजी हो रहा है। लेबनान में उन्होंने डिसाम की जो बात की थी, तो अरब मुल्कों को भी पता है कि हम ये डिस्टेबलाइज करने वाला अगर एक दफ़ा मामला निकल गया सबके हाथ से, वहाँ पे अमल और हरकतुल अमल और हिजबुल्लाह जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम कैसे डिसाम करें, ये तो हम यहाँ पे डिसाम हो जाएं, और कल को ये इसराइल फिर अटैक करता है तो फ़ौज तो लड़ेगी नहीं, तो हम तो फ्रंट पे जाके लड़ते थे इनसे।
तो वो वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, क्योंकि इसराइल अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। और आज जो शहादतें हुई हैं तो ये तो सीज़ फायर के बिल्कुल यानी नज़दीक पहुँच गए हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ ट्रंप रह गए हैं, हमास वो कह रहे हैं अरब ममालिक और बाकी सारे ममालिक के और यूरोप सारा कि आप इसको 60 दिन पे करें, फ़ौरन करें, जैसे करें। उधर से स्टीव विटकॉफ का मैसेज आया हुआ था कि जी हमने यहाँ से करना है, अब हमने करना है। इन्होंने समिट बुला ली OIC की, इनका ख्याल था शायद इसी में उसमें बहुत शहादतें हो गई इसराइल की, और वो एक और नया ग्लोबल प्रेशर, उन्होंने माफ़ी मांगी, अच्छा जी हम तो गलती हो गई, फलां हो गया, ढिमाकना हो गया। तो ये अब मैं पहले बात कर रहा हूँ ना, इससे पहले एक्सप्लोड हो, ये मामला एक्सप्लोड हो जाए। एक्सप्लोड से मुराद ये कि फैल जाए, सबके हाथ से निकल जाए। ये जो गज़ा का कत्लेआम है सबके हाथ से निकल जाए। बेहतर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सारी बातें छोड़ के सबसे पहले गज़ा के कत्लेआम को रुकवा के इस शख्स को वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाए। सवाल ये है कि इनको लेके कहाँ जाना है। भाई देखिए ना, हमास के लोग तो रिहा होके इधर उधर, ये नेतन्याहू कहाँ रहेगा, ये नेतन्याहू कहाँ रहेगा। देखिए ज़ेलेंस्की कहाँ रहेगा, ज़ेलेंस्की कहाँ रहेगा, नेतन्याहू कहाँ रहेगा। तो इशू ये है कि ये एक बड़े इम्पोर्टेंट दिन है, और फिर दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जल्द ये ऐलान हो, क्योंकि ईरान भी था, ईरान की जो है वो ईरान के सदर की रशिया के प्रेसिडेंट से बात होना बड़ी हिस्टोरिकल बात है, और वो ये ब्रीफ करना ईरान को कि ट्रंप ने मुझसे क्या कहा, ट्रंप को कोई इतराज़ भी नहीं हो रहा इस पर, ये बड़ी हैरानकुन बातें। तो इसमें जो है ये सीज़ फायर हो जल्दी ये, और उसमें ऐलान हो, लेकिन यह है कि मज़ीदा शहादतें उन्होंने कर दी हैं। तो ये है कि वही जो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। तो ये वाली बात है नेतन्याहू की। तो देखते हैं कि ये कब ऐलान होता है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे शहदा के, और ख़ासतौर पे आज ये 280 सहाफ़ी हैं जिनकी जो शहीद हुए हैं ये 7 अक्टूबर के बाद 2023 के बाद। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।